So now I request Professor Raju sir to take over this session and start his presentation. Over to you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। लेकिन मैं जो कहने वाला हूं उसमें एक चीज तो ये है कि विकिपीडिया में ज्यादा विश्वास मत करें। तो सारी चीजें विकिपीडिया से ले ली, कुछ सही है कुछ गलत है, तो कोई बात नहीं, मेरे इसमें आ जाएगा। अब मैं पहली बात तो आपसे क्षमा चाहूंगा, अजीत जी ने मुझे कहा 3 घंटे भाषण देना है, वो भी हिंदी में। अब हिंदी में बोलने में मुझे थोड़ी सी कठिनाई है। ये नहीं कि हिंदी में कठिनाई है, मैंने तो अपना हाई स्कूल हिंदी माध्यम से किया। लेकिन जरा आप मेरा ये टॉपिक देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, मेरा टॉपिक है गणित वर्सेस मैथमेटिक्स। अब इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? अगर मैथमेटिक्स का अनुवाद गणित है तो ये गणित वर्सेस गणित हो जाएगा, तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए नहीं कि यानी जो शैली है वह शैली भाषा में ही नहीं है, और जो अनुवाद बहुत ही सब लोगों को मालूम है वो गलत है। तो यहाँ से शुरुआत करने में तकलीफ होती है, इसलिए मैंने काफी सारी तैयारी करी। तो अब थोड़ा सा मुझे ज्यादा वक्त लग जाएगा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए, तो ये गणित वर्सेस मैथमेटिक्स, ये डिकोलोनाइजेशन कैसे करते हैं। स्वराज, डिकोलोनाइजेशन के लिए जो मैंने शब्द निकाला, स्वराज सही होगा क्योंकि वो एक पॉजिटिव चीज बोलती। चलिए, तो चालू करते हैं। तो उपनिवेशवादी प्रणाली जो है उससे हमें मानसिक रूप से गुलाम बना दिया, ये सबसे पहली मेरी थीसिस होगी। क्यों? क्योंकि वो चर्च की शिक्षा प्रणाली थी। इसका मूल उद्देश्य क्लरिक बनाना था, मिशनरी बनाना था, क्लर्क बनाना नहीं। ये जो बात प्रचलित है बिल्कुल गलत है। ये शिक्षा प्रणाली यहाँ आने के बहुत पहले से मिशनरी बनाने के लिए, उनको अंधविश्वासी और आज्ञाकारी बनाने के लिए डिजाइन करी गई, इसलिए ये हमको गुलाम बनाती है। तो ये शिक्षा प्रणाली चर्च की है, मैकाउली की नहीं, या ब्रिटिश हुकूमत की नहीं। इस तरह से सोचना गलत है, उनको दोष देना गलत है, कई कारणों से गलत है। पहला तो ये कि ये शिक्षा प्रणाली जो है दुनिया भर में हावी हुई, फ्रांसीसी कॉलोनी में, डच कॉलोनी में, पुर्तगाली कॉलोनी में, स्पेन की कॉलोनी में, जहां पे भी उनकी हुकूमत थी, जहां ना मैकाउले पहुंचा ना ब्रिटिश हुकूमत पहुंची। तो आप जब कारण भी नहीं समझ सकते हो तो उसको ठीक कैसे कर सकते हो? कारण सही समझने की जरूरत है। ये ब्रिटिश की नहीं थी, मैकाउले की नहीं थी। और जो चर्च के हाथ में जो शिक्षा संस्थाएं थी वो केवल मिशनरी स्कूल नहीं थे। सभी बड़े बड़े पश्चिमी विद्यालय जैसे पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज चर्च ने खड़े किए। ये बात लोगों को संभव मालूम ही नहीं है, और सदियों तक उनका नियंत्रण किया। और आप मेरी बात मत विश्वास कीजिए, मैं कभी नहीं कहता किसी को मेरी बात विश्वास कीजिए, उसके प्राथमिक तथ्य देखिए। ये पेरिस विश्वविद्यालय को खड़े करने के लिए पोप ग्रेगरी का 1231 का फरमान है ना, कि वो कहता है कि चांसलर को अपॉइंट कर रहा है। चांसलर को कौन अपॉइंट कर रहा है? बिशप। चांसलर बिशप के अधीन है, और इन द प्रेजेंस ऑफ द बिशप और एट द कमांड ऑफ द लैटर इन द चैप्टर एट पेरिस। तो इस तरह से जो अपना पोप था, पोप चांसलर को, बिशप चांसलर को अपॉइंट करता था और पोप उसकी देखभाल करता था। ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज चर्च ने खड़े किए, और ये बात हमको मालूम नहीं, अब भी हम सोचते हैं वो बहुत ऊंची चीज है। तो क्रिस्तानी बिशप के अधीन था, चांसलर वाइस चांसलर दोनों। अब यह भी ध्यान रखें, और ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है, कि शिक्षा प्रणाली कौन लाया? चर्च की संस्थाएं लाई हमारे लिए, सारे दुनिया में, खाली हमारे लिए, हमारे देश में नहीं, सारे दुनिया का प्रॉब्लम है। साउथ अफ्रीका में जाएं, साउथ अमेरिका में जाएं, कहीं पे भी जाएं, ये सब के सब जो है ये चर्च ने लाए हैं। और हमारा जो सबसे अच्छा विज्ञान का कॉलेज है दिल्ली में, सेंट स्टीफेंस, वो चर्च का है। ये सारी संस्थाएं चर्च की हैं। अब ये जो बोलते हैं कि विज्ञान और चर्च में अंतर्विरोध है, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि चर्च हमारे लिए विज्ञान क्यों लाया, हमारे लिए खाली नहीं, सारी दुनिया में क्यों लाया? अपने आप का कत्ल करना चाहता था क्या? हारेगिरी करना चाहता था क्या? तो ये बात पहले ध्यान रखें। अब दूसरी बात, ये आत्मनिर्भरता पर आते हैं।
तो आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, तो आजादी के 72 साल बाद भी हमने शिक्षा प्रणाली नहीं बदली। मैकाले को क्यों दोष देते हैं? हमारी इच्छा से रहा है 72 साल। और आपको याद होगा पिछले साल जावड़ेकर जी का बयान आया कि हमने एक लाइन नहीं बदली। इतना अच्छा काम किया, एक लाइन नहीं बदली किसी भी पाठ्य पुस्तक में। तो जब हमारी ये मंशा है, और एक शिक्षा मंत्री से आग्रह किया था मैंने कि हमारी शास्त्रार्थ की परंपरा है, उसके अनुसार आप एक दिन की बहस करवा दीजिए गणित की शिक्षा पर, सरकारी विशेषज्ञ की और मेरी खुली बहस हो जाए, सार्वजनिक बहस हो जाए। तो मंत्री जी ने इनकार किया, ये कहा मेरे हाथ में होता तो 1 मिनट में कर देता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो किसके हाथ में? विद्यार्थी के हाथ में नहीं है, टीचर के हाथ में नहीं है, बाबू के हाथ में नहीं है, मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में इसकी डोर? सोचिए जरा। तो खैर जो भी स्थिति है, तो अभी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, उसके पहले हमको एक कदम तो उठाना चाहिए कि हमने एक लाइन नहीं बदली 72 साल में, तो हम आत्मनिर्भर कहां से बनेंगे? पूरे के पूरे गुलाम रह गए। तो उसके बारे में सोचने से भी घबराते हैं। तो उसके लिए आत्मनिर्भरता दूर का ख्वाब है। तो आजादी के लिए पहला ठोस कदम तो उठाएं शिक्षा में। और उसके लिए क्या करना है? किसी एक विषय का एक अंश ही बदल दें। इतना तो करके दिखाएं। इतना कर सकते हैं तो आगे की चीज हो सकती है। तो मैं सिर्फ इतने तक बात करूंगा कि एक विषय का एक अंश बदलें। और ये पहला कदम किस दिशा में उठाना है? पहले हमको दुश्मन की चाल समझना जरूरी है। दुश्मन की चाल क्या थी? जो हमारे को जो शिक्षा प्रणाली आई, उसमें 2 लालच दिए हमको। ठीक है, एक लालच तो था कि नौकरी, बड़ी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और दूसरा लालच था विज्ञान। उसी के कारण हम टिके शिक्षा प्रणाली में। तो नौकरी तो ठीक सबको लगती है, लेकिन जो स्टेट है वो भी इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि हमें विज्ञान चाहिए, तकनीकी चाहिए, और उसके लिए उस पर सब चीज खड़ी हुई है। तो कोई भी अगर हम बदलाव लाना चाहेंगे तो इनमें से एक से वास्ता होना जरूरी है, नहीं तो उस बदलाव का कोई असर नहीं होगा। तो पूर्वकालीन महानता की बात बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, और उसके साथ कई एक झूठ भी जोड़ देते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। हम केवल हंसी के पात्र बन जाएंगे। हमारी पुरानी संस्कृति की आज की तारीख में क्या महत्व है, तो ये बतलाना जरूरी है कि कंटेम्पोररी वैल्यू ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। तो स्पष्ट रूप से समझाना होगा, खास तौर से विज्ञान के संदर्भ में। इसलिए मैंने गणित विषय चुना है कि विज्ञान गणित पर आधारित है। तो गणित की शिक्षा बदलने से विज्ञान की शिक्षा पर असर पड़ेगा, विज्ञान भी बदलेगा, लेकिन वो अभी सब में नहीं जाऊंगा। तो अतीत में गणित में हमारी बहुत सारी उपलब्धियां थी, लेकिन आज की शिक्षा में हमारी प्राचीन उपलब्धियों का कुछ महत्व बचा है या नहीं, खास तौर से आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में या उसकी शिक्षा में। तो एक और कारण बता दूं कि विज्ञान की बात मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं। हमें जज्बाती आवेश में आकर यह नहीं कहना चाहिए कि यह गणित हमारा था इसलिए हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका इस्तेमाल करें, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि यह गणित बेहतर है इसलिए इसका आज इस्तेमाल करें। यह बहुत जरूरी है। विज्ञान में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं है। अगर केवल संस्कृति के संरक्षण की बात सोचते हैं तो वो हिंदुस्तान तक सीमित रह जाएगी, लेकिन विज्ञान तो विश्वव्यापी है और हम अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं। बात यह है असल में कि डीकोलोनाइजेशन या स्वराज के मुद्दे में भी हिंदुस्तान पीछे चल रहा है, 10 साल पीछे। उपनिवेशवाद, फिर से दोहराता हूं, उपनिवेशवाद और उससे जुड़ी चर्च शिक्षा की समस्या सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर का प्रॉब्लम है। और यही बात 10 साल पहले मैं मलेशिया में हुई सार्वजनिक बहस में कह चुका हूं। ये हमेशा से स्टैंड रहा है। ये बड़ा सा एक चिट्ठी लिखी सन में, क्योंकि इसी तरह से लोग बोलते हैं आप क्या चाहते हो, ये चाहते हो, वो चाहते हो, तो बी क्रिटिकल, चूज व्हाट इज बेस्ट। ये बहुत साधारण सी बात कही जा रही है कि हमको आलोचनात्मक होना है और बेहतर चीज चुनना है। जरूरी नहीं कि वो हमने बनाई हो।
और जिनको ये बात पसंद नहीं है वो पहले क्रिकेट छोड़कर दिखाएं। क्रिकेट तो विदेशी खेल है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न वापस ले लें। तो स्वराज का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक पश्चिमी चीज को हम ठुकरा दें। स्वराज का मतलब है कि हम अपनी अकल लगाएं और अपने हित के बारे में सोचें, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या चीज अपनाना, क्या छोड़ना, ये हमारा फैसला होना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि औपनिवेशिक शिक्षा जो है ठोक ठोक कर हमको केवल नकल करना सिखाती है। हम बोलते हैं ये रट्टा लगा रहे हैं लोग, तो ये रट्टा लगाना उसकी विकृति नहीं है, ये उसका मूल उद्देश्य है, आपको उस तरह से सिखाना। तो दूसरी बात यह है कि हमको विपक्ष की, दुश्मन की चाहे बोलो बात समझना है और पूर्व पक्ष का खंडन करना है। ये जो क्रिटिकल होना है ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। और अगर हमारा पक्ष पूर्व पक्ष से अलग है तो हमको अपना पक्ष रखने के पहले पूर्व पक्ष का खंडन करना जरूरी है। ये कोई नहीं करता है, हमने ये किया, हमने वो किया, अरे आपके खिलाफ क्या बोला उसका तो खंडन करो आप। ये हमारी परंपरा थी और उसको हम भूल गए हैं। तो मैं वहीं से चालू करूंगा क्योंकि आजकल ये दिखाई नहीं देती है। तो एक और चीज कह दूं कि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं बैठे हुए हैं वो हमको नहीं बता सकते कि ये इसका खंडन, इसका क्या किया जाए शिक्षा के बारे में, क्योंकि वो सबके सब वो कभी नहीं करेंगे पूर्व पक्ष का खंडन, क्योंकि वो उसी औपनिवेशिक शिक्षा से एक्सपर्ट बने हैं। तो ये जो बंद कमरे में एक्सपर्ट बैठ के डिसाइड करते हैं ये सही नहीं है, तो पारदर्शिता नहीं है। तो सामाजिक सार्वजनिक तौर पर अगर हम वाद विवाद करें, सबके सामने करें, उसी में पारदर्शिता है। और विदेशी विशेषज्ञ जो हैं और उनके चाहे पिट्ठू हैं, उनकी बात हम आंख मूंद कर नहीं माने, वो गलती करते हैं। छोटा सा उदाहरण दे देता हूं जल्दी से कि आज हम ईसाई कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्या वो बेहतर है? नहीं है। लेकिन ये हमको एक कमेटी ने बताया, विशेषज्ञों की कमेटी ने बताया। और सरकार आज भी हिंदुस्तानी पंचांग भी बांटती है, लेकिन ईसाई कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर अहम है, क्योंकि आपके पासपोर्ट में, आपके आधार कार्ड में, आपके जो कुछ भी वोटर आईडी हो, जिसमें भी आता है आपका जन्मदिन, वो ईसाई कैलेंडर पर ही बताया जाता है। ठीक है। और ये न केवल एक बेकार कैलेंडर है, हमने कभी कंपेयर नहीं किया, कंपेयर करेंगे तो एकदम बेकार कैलेंडर पता चलेगा। तो इससे हमारी खेती को, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हमारी खेती अभी भी बारिश पर टिकी है और ईसाई कैलेंडर बारिश का मौसम नहीं बताता है जैसा देशी कैलेंडर बताता है, सावन भादो तो सब जानते हैं। तो ये अलग बात है कि इस कैलेंडर में चर्च का फायदा है, क्योंकि हमारे दिमाग में कई सारे अहम ईसाई अंधविश्वास घुसा दिए जाते हैं। तो हमारा नुकसान होता है, चर्च का फायदा होता है। और हमने कभी सोचा नहीं हमारा क्या अच्छा, वो एक्सपर्ट ने बोल दिया वो सही होगा। और इतना भी मैं कहूं कि जो इस कमेटी में बैठे थे, कैलेंडर कमेटी में, वो ईमानदार विशेषज्ञ थे, बिके हुए नहीं थे जैसे आजकल दिख जाएंगे बहुत आसानी से। ईमानदार थे, लेकिन उन्होंने गलत बताया क्योंकि वो इसी औपनिवेशिक शिक्षा के शिकार थे। तो इस बारे में मामला थोड़ा टेढ़ा है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। चलिए, तो गणित की बात चल रही है, अभी कैलेंडर की बात नहीं चल रही है। तो कैलेंडर तो एक उदाहरण था कि आप एक्सपर्ट्स की बात ना माने, जो कि वो औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली से सीखे हैं और बंद कमरे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि बेहतर क्या है, हमारा प्राचीन गणित या औपनिवेशिक मैथमेटिक्स। जो मैंने कहा सबसे पहले गणित बनाम मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो गणित और मैथमेटिक्स अलग है। तो लोगों को अचरज होता है, ये क्या बात कर रहा है आदमी। कई साल पहले 2013 में कुछ भाषण दिया था पब्लिक, तो कुछ 4-5 जर्नलिस्ट ने गलत रिपोर्ट कर दिया। उनको गणित और मैथमेटिक्स के बीच में फर्क ही नहीं समझ में आया। तो इस पे बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और इस पे अभी एक किताब भी लिख रहा हूँ, पूरी की पूरी किताब, गणित वर्सेस फॉर्मल मैथमेटिक्स। तो इसका सारांश भी आप देख सकते हैं, ये एक आपको मिल जाएगा, गणित वर्सेस फॉर्मल मैथ। ये इसमें आप देख लें, इसमें अभी नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ इतने जल्दी में समझाना, एक व्याख्यान में समझाना मुश्किल है। तो 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी रिलीज हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद ने हमारी गणित की शिक्षा कैसे बदली और उसके बारे में आज क्या किया जा सकता है।
तो ये वीडियो है, ये देख लें, अभी अभी आया है, 2 दिन हो गए हैं। हाउ कॉलोनियल एजुकेशन चेंज्ड आवर मैथ टीचिंग एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट इट टुडे। तो एक उदाहरण के सहारे समझाता हूँ, पूरी सब महाभारत नहीं सुनाऊंगा। एंगल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है, किसी को मालूम है क्या? कोई कहेगा? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कौन? कौन? एकदम गलत। सब यही कहते हैं कौन, वो एकदम गलत है। और वो गलत क्यों है ये मैं समझाता हूँ। इसलिए भाषा की तकलीफ होती है कि अगर हम छठी की एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो उसमें कौन शब्द की परिभाषा देखें, उसमें एक शब्द आता है उभयनिष्ठ। अब ये उभयनिष्ठ शब्द क्या है? डिक्शनरी में देखने जाओ तो मिलेगा नहीं, हिंदी की डिक्शनरी में तो मिलेगा ही नहीं, और संस्कृत की डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। उभय मिलेगा, खाली निष्ठ मिलेगा, अलग अलग। तो आप उसका मतलब जोड़ लो। तो यह शब्द अगर ऐसा शब्द है जो कि डिक्शनरी में नहीं मिलता है तो उसका वो कभी प्रयोग में था ही नहीं, और अनुवादक ने उसका आविष्कार किया। अब आविष्कार की क्या जरूरत पड़ी? क्या हमारे प्राचीन गणित में एंगल की कोई अवधारणा नहीं थी? थी, लेकिन अलग किस्म की थी। एंगल के लिए संस्कृत शब्द, सही संस्कृत शब्द चाप है, वही मिलता है सारे हमारे पुराने ग्रंथों में। कोई एंगल नहीं, कोण नहीं मिलता है। कोण तो 1723 के बाद आया, तो सम्राट जगन्नाथ ने अपनी किताब लिखी रेखा गणित पे, अनुवाद किया। तो फर्क क्या है? कोण जो है, यह चाप जो है वक्र रेखा से जुड़ा है, और यही आता है 400 साल पहले तक। जैसे कि अगर आप देखेंगे अपना आर्यभट्टीय भाष्य है नीलकंठ का, वो निहत्य चाप वर्गेण चापम तत्त फलानी च, ऐसा करके बोलेगा, सब चाप पे आता है। वक्र रेखा है, याद रखें। वक्र रेखा को नापने के लिए सुतली की जरूरत है, वही है शुल्ब। शुल्ब सूत्र की बात करते हैं, सुतली है, रज्जु है। वो कॉम्पास बॉक्स के कौन से उपकरण से नापेंगे? नापा ही नहीं जा सकता वक्र रेखा को। लेकिन हर एक विद्यार्थी के पास आज की तारीख में कॉम्पास बॉक्स होता है। तो जो ज्यामिति हम सिखाते हैं वो कंपास बॉक्स और सरल रेखा पर टिका है, शुल्ब सूत्र पर नहीं। तो हमारी जो शिक्षा है, गणित की शिक्षा, वो बदल दी है। ठीक है, पहले हम रज्जु गणित पढ़ाते थे और नहीं पढ़ाते। तो इससे फायदा हुआ या नुकसान, ये कहाँ पता चलेगा? इसने बताया आपको, बस बोला ये वैसे करते हैं इसलिए आप भी करो। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण। ये देखिए खेत है, इसकी जो मेड़ है टेढ़ी मेढ़ी है, दिख रही है आपको? ये टेढ़ी मेढ़ी मेड़ है। अब इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, भाई टैक्स भरना होगा, कोई फसल करनी होगी, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? रस्सी इस्तेमाल करेंगे या कंपास बॉक्स आप लेके? क्या छोटे से कंपास बॉक्स की स्केल से नापोगे? अच्छा, उसकी विधि क्या है? टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र है, उसके क्षेत्रफल निकालने की विधि क्या है? ये आर्यभट्ट समझाता है, हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तक नहीं समझाती। तो कुछ तो नुकसान हुआ। कैसे निकालोगे? आपको सिखाया ही नहीं, ये काम की चीज है। तो व्यावहारिक रूप से नुकसान हुआ। लेकिन भले ही हम शुल्ब सूत्र का महिमा गान करें, हमारी पाठ्य पुस्तक कुछ और कहती है। वो कहती है कि शुल्ब सूत्र की ज्यामिति घटिया किस्म की थी, हमारी पाठ्य पुस्तक कहती है। और क्यों थी घटिया? क्योंकि वो व्यावहारिक थी। तो आप सोचिए, ये लिखा जा रहा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, और बहुत सालों से है, ऐसा नहीं कि 50 साल हो गए, 70 साल हो गए वही चीज लिखी जा रही है। तो बंद कमरों में विशेषज्ञों ने यह निर्णय लिया, और वो सार्वजनिक वाद विवाद से कतराते हैं, क्योंकि उनके पास सबूत का एक ही तरीका है, या तो विकिपीडिया के समान। विकिपीडिया क्या करती है? उसका सिर्फ पश्चिमी शब्द प्रमाण मानती है, कुछ भी गलत हो। वैसे मेरा नाम भी सही नहीं है विकिपीडिया में। ये बता दो, पासपोर्ट पे मेरा नाम चंद्रकांत एक शब्द है, तो लेकिन विकिपीडिया में 2 बना दिए हैं। चलिए जाने दीजिए, पश्चिमी शब्द प्रमाण से ऐसा ही होता है। तो गणित और मैथमेटिक्स में बहुत सारे गहरे फर्क हैं, और जैसे मैंने आपको वो एब्स्ट्रैक्ट दिखाया उसको देख लीजिए, बहुत सारी चीजें चर्चा की है। लेकिन एक मूल फर्क है। मूल फर्क क्या है? कि गणित व्यावहारिक है, जबकि मैथमेटिक्स मजहब से जुड़ा है। ये बहुत मूल फर्क है। अब लोग चौंक जाते हैं, ये क्या बात कर रहा है आदमी, मजहब कहाँ से आ गया एक और एक दो में? अभी समझाऊंगा, समझाने में टाइम लगेगा, जरा टेढ़ी बात। आ गया है मजहब,
आपके समझ में आएगा जब तक मैं खत्म करता हूँ होपफुली, तो थोड़ी देर में समझाता हूँ। संक्षेप में क्या है कि मैथमेटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति मजहब से जुड़ी है। कहाँ से होता है मैथमेटिक्स शब्द? उसकी एटिमोलॉजी क्या है? मैथेसिस से। मैथेसिस का क्या अर्थ है? लर्निंग। लर्निंग का क्या मतलब है? आप अफलातून देखिए, ऑल लर्निंग इज रिकलेक्शन ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड इन प्रीवियस लाइफ्स। तो ये मिस्र की रहस्यवादी ज्यामिति से और अफलातून के ने मैथमेटिक्स को मजहब से जोड़ा। और इसको मेरी बात कभी ना माने, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि मेरी बात मानो, सब चीज के लिए तथ्य होना चाहिए। और ये 2 मिनट में चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इतने इंटेलेक्चुअली लेजी हो गए हैं कि हम चेक नहीं करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे? प्राथमिक स्रोतों से। ये नहीं कि विकिपीडिया में जब गूगल किया विकिपीडिया चले गए, प्राथमिक स्रोतों से चेक करना जरूरी है। विकिपीडिया तृतीय स्रोत है। तो गूगल में मेनो नामक संवाद को खोज करें, अफलातून का जो संवाद है मेनो, तो ये प्लेटो मेनो करें और वो आपको ले जाएगा MIT के इंटरनेट क्लासिक्स आर्काइव पर। ये है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप सर्च करें, कंट्रोल F करें और सर्च करें सोल के लिए। सोल तो मजहब से जुड़ी है ना, आत्मा। अब इसको तीसरी बार देखें। अब ये क्या है, अरे कहाँ गया तीसरी बार? The soul then as being immortal and having been born again many times and having seen all things that exist whether in this world or the world below has knowledge of them all. ये सुकरात का डायलॉग हो रहा है। सुकरात कह रहा है, वो क्या समझा रहा है कि जो गुलाम लड़का है उसके पास में ज्यामिति का सहज ज्ञान कहाँ से आया? इसलिए आया है कि उसकी आत्मा में था। और आखिर में कहता है देखो मैंने प्रूव कर दिया है कि आत्मा होती है। देख लीजिए, विस्तार से देख लीजिए, बड़ा डायलॉग है, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं कुछ फेंक रहा हूं। आपको प्राथमिक तथ्य दिखाया है, तो कभी नहीं बताते हैं, आपको सिर्फ कहानी सुनाते हैं। तो ये आप ढूंढ के देख लीजिए, प्लेटो का मेनू है, ऑनलाइन सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है, बेंजामिन जावेद का ट्रांसलेशन। कि सहज ज्ञान को आत्मा से और पुनर्जन्म से कैसे जोड़ता है प्लेटो। ये प्लेटो की पूरी थियरी, अफलातून की थियरी। बाद में चर्च ने प्रचार के जरिए इस फलसफा को तोड़ मरोड़ कर मैथमेटिक्स को अपनी हठधर्मिता से दूसरे तरीके से जोड़ा। एक तरह से मजहब से प्लेटो ने जोड़ा, वो तो मैं मान भी सकता हूं, लेकिन चर्च ने जैसा जोड़ा वो दूसरे तरह से जोड़ा। ये थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो इतना ही पहले बोलता हूं कि भाई यूक्लिड की कोई पुस्तक थी जिसे चर्च ने पाठ्य पुस्तक बनाया 700 साल तक। अभी हाल ही में छोड़ दिया है, कैम्ब्रिज में पाठ्य पुस्तक थी 20th सेंचुरी तक। तो हमने कभी नहीं पूछा कि भाई चर्च ने इसको पाठ्य पुस्तक बनाया, उससे चर्च का क्या फायदा हुआ? कैसे बना लेगी? अपना फायदे का सोचेगी ना। वो तो कोई थोड़ी ना ज्यामिति जाके करते थे, वो प्रचार करते थे। प्रचार के लिए क्या फायदा होता है? और अगर उनके फायदा होता है तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। हमने सोचा ही नहीं, किसी विशेषज्ञ ने कह दिया, लिख दिया, हमने मान लिया। यूक्लिड की ज्यामिति पर चैप्टर है NCERT की किताब में, ठीक है। तो हो सकता है कि कैलेंडर के समान चर्च की पाठ्य पुस्तक के साथ चर्च के ईसाई मिथक और अंधविश्वास जुड़े हैं, ठीक है। तो मिथक देखते हैं, ठीक है। आसान है मिथक देखना, क्योंकि हिस्ट्री की बात है, फिलॉसफी की बात जरा टेढ़ी होती है, फलसफा थोड़ा कठिन होता है। तो हमारी नवी की पाठ्य पुस्तक कहती है कि हमारी प्राचीन ज्यामिति जो थी घटिया है। यूं है भाई घटिया, पूर्व पक्ष जो है समझना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। ये खाली कह के कि हम महान थे नहीं चलेगा। जो कहा है, जो हमारी किताब ने इतने सालों से कहा है, इतने सदियों से कहा है, उसका हमको जवाब देना जरूरी है। तो सही क्या है? नबी की पाठ्य पुस्तक आगे बताती है कि ग्रीक ज्यामिति उत्तम है क्योंकि वह निगमन पर आधारित है। यह है पूर्व पक्ष, और हमें उसकी नकल करना चाहिए, ये सिखाती है। सारा हमारा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, करिकुलम है, उस पर आधारित है, ठीक है। तो उत्तम का, ये उत्तमता का जो दावा है, सही है गलत है बाद में देखेंगे, पहले जरा मिथक देख लें। मिथक सही है या झूठ है? ये जो दावा है वो सही है या झूठ है? वो ऐसा कुछ किया था कि नहीं ग्रीक लोगों ने, वो देख लें। कौन से ग्रीक थे? अगर किसने किया तो किसी ने तो किया होगा। कौन ग्रीक थे जिन्होंने कथित उत्तम विधि से ज्यामिति करी?
तो यूक्लिड और पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा, 32 बार आता है पाइथागोरस का नाम। यूक्लिड तो पूरा एक चैप्टर है 9वीं में और 10वीं की किताब में 32 बार आता है, तो बहुत बार दोहराया जाता है। ठीक है, तो आप मान लेते होगा, लेकिन आपके पास सबूत क्या है? मैंने आपसे कुछ कहा, मैंने आपको सबूत दिखाया प्राथमिक तथ्यों से। कौन सा सबूत है आपके पास? है किसी के पास? बताइए। तो आपको सबूत कभी नहीं सिखाया, खाली कहानी सुना दी। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये मिथक है कि इतिहास है? अगर इतिहास है तो हमको सबूत चाहिए, सबूत नहीं है तो मिथक है। और मिथक है, झूठ बोल रहा है कोई तो किसी कारण से बोल रहा है। तो पाइथागोरस के लिए तो कोई सबूत नहीं है, तो सब मान लेते हैं। उसके अनुयायी थे, पाइथागोरियंस थे, लेकिन वो स्वयं तो महज मिथक है। यूक्लिड के बारे में क्या सबूत है? जब मैंने पहले यह सवाल उठाया, 2002 की बात है, तो ये क्या बात कर रहे हो आप लोग, यूक्लिड का कोई सबूत नहीं है। तो जो अग्रणी पश्चिमी ग्रीक इतिहास का था, अभी मर गया है, डेविड फाउलर, और ये अभी भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा जो संवाद हुआ, तो मान लिया कि कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो प्राथमिक तथ्यों से काम करता है। उसको मालूम है कि कोई प्राथमिक तथ्य नहीं है। सीधा सा एक लिखा है, अभी भी आपको इंटरनेट में मिलेगा, व्हाट इज इट नोन एट प्रेजेंट अबाउट यूक्लिड? नथिंग। एक शब्द में जवाब दिया, नथिंग। कहानी कितने भी बना लो। ठीक है, अब 2007 में एनसीईआरटी से पूछा, पहले एनसीईआरटी के चेयरमैन को बोला, डायरेक्टर को बोला, फिर उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भेजा मैथमेटिक्स का, वो आया मेरे मीटिंग में। मैंने पूछा क्या सबूत है? बोला सबूत की क्या जरूरत है, हम तो कमेटी पे चलते हैं। आप सबूत को क्यों मांग रहे हो, हम तो कमेटी पे चलते हैं। तो ये है एनसीईआरटी का जवाब। अच्छा, 2010 में मैं सबसे तंग आ गया और प्राथमिक तथ्यों के आधार पर यूक्लिड के सबूत के लिए 2 लाख के इनाम का घोषित किया मैंने। और ये इसका वीडियो है, यूक्लिड एंड जीसस, आपको मिल जाएगा। और ये मलेशिया के जो डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर है उनके सामने किया, उस समय के डिप्टी एजुकेशन। अब 10 साल में कोई सामने नहीं आया सबूत लेके, क्योंकि सबूत है ही नहीं। तो हाल ही में किसी ने एनसीईआरटी से फिर से पूछा, यूक्लिड के लिए प्राथमिक तथ्यों से सबूत किया है? एनसीईआरटी ने कहा कि भाई कई पश्चिमी पुस्तकों में यूक्लिड का जिक्र है और यह सबसे पक्का सबूत है, आपको प्राथमिक तथ्य क्यों चाहिए? ठीक है, यानी कि पश्चिमी प्राथमिक तथ्यों की जरूरी नहीं है, की जरूरत ही नहीं है, हमको झक मारकर पश्चिमी शब्द प्रमाण मानना होगा, क्योंकि यही औपनिवेशिक शिक्षा का सार है कि पश्चिम का कहा मानो और उसकी अंधी नकल करो, सवाल मत उठाओ। सवाल उठाना गुनाह है। सरकार भी यही कहती है, हमने एक लाइन नहीं बदली। तो और ना उसके बारे में सार्वजनिक रूप से सोचेंगे। तो यूक्लिड मिथक है, चलिए मान लिया। चर्च का मिथक कैसे है? तो यह मैं किताब है यूक्लिड और जीसस, मेरी किताब है, उसमें मैं विस्तार से समझा चुका हूं। How and why the church changed mathematics and Christianity across 2 religious wars. तो कई सदियों तक मैंने बताया है कि यह चर्च की पाठ्यपुस्तक थी, और ये तभी बन सकती थी पाठ्यपुस्तक जब उसके साथ में कोई मिथक जोड़ा जा सकता था कि जो यूक्लिड ने किया वह चर्च की सोच के अनुकूल है। ठीक है, अब भी आपत्ति जताई जाती है, ठीक है मान लो यूक्लिड मिथक था, हमारे पास कोई सबूत नहीं, किताब तो है, जो किताब का वो कथित लेखक है वो तो किताब है हमारे सामने। लेकिन यहाँ पे बात किताब के अस्तित्व की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा गणित बेहतर है, गणित की मैथमेटिक्स, हमारा गणित या यूक्लिड का गणित। याद रहे कि हमारी 9वीं की पाठ्यपुस्तक जो कहती है कि हमारा गणित घटिया था, वो कहती है कि ग्रीक लोगों ने निगमन पर आधारित सबूत दिए। तो ये सच है कि झूठ है? किताब है कि नहीं, ये बात नहीं है। किताब में क्या है, आपने खोल के देखा, पढ़ के देखा? खाली किताब है कह देने से कुछ नहीं होता है। तो जिस किताब का कथित लेखक था यूक्लिड, जो था या नहीं था, उसमें निगमन पर आधारित सबूत है कि नहीं? नहीं। पहला प्रमेय आप देखेंगे तो वो भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका आपको दिखाना चाहता था, लेकिन टाइम जरा कम है, मैं और बहुत सारी चीजें बोलना चाहता हूँ, कई जगह समझाया हुआ है। और पाइथागोरस प्रमेय का भी निगमन पर आधारित सबूत नहीं है, इसके लिए भी मैं इनाम दे सकता हूँ। लेकिन ये सबको मालूम है कि पहला और चौथा प्रमेय जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है,
और इसलिए वो निगमन पर नहीं है। और ये बात तो पश्चिम में बर्ट्रैंड रसल कह चुका है, बहुत लोग कह चुके हैं 100 साल से ऊपर से। सबको मालूम है कि उसमें निगमन पर आधारित सबूत नहीं है। तो हमारी सरकारी पुस्तक जो है सरासर झूठ बोलती है। यूक्लिड भी नहीं था, ग्रीक ने कभी निगमन पर आधारित कोई सबूत नहीं दिया, सरासर झूठ है। तो जैसे मैंने कहा बर्ट्रैंड रसल ने, ये इसकी लिंक होगी टीचिंग ऑफ यूक्लिड, मैं आपको दे सकता हूँ। तो यूक्लिड की कथित यूक्लिड की किताब में सिर्फ निगमन पर डिडक्शन पर आधारित सबूत नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अब हम बहाना बनाते हैं। रसल ने भी कहा कि भाई ऐसा यूक्लिड का इरादा था। अरे भाई इरादे की क्या बात है, जैन लोग हमें बताते हैं कि इरादे के बारे में कुछ भी मनगढ़ंत बात की जा सकती है। तो इरादों की बात में हम विश्वास नहीं करें। और वो मिथक है, उसके इरादे के बारे में क्या कुछ भी बोल सकते हैं आप। वैसे भी इरादों की बात पूरी तरह से झूठी है। वो किताब की लेखिका थी, लेखक नहीं था। उसका इरादा मिस्र की अफलातून की रहस्यवादी ज्यामिति से जुड़ा था। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उस किताब के भाष्यकार प्रोक्लू कह सकते हैं स्पष्ट रूप में कि सब विषय का नाम ही है मैथमेटिक्स और वो आत्मा से जुड़ा है। चलिए, लेकिन ऐसे सब झूठ बोल के यूक्लिड था, निगमन था, ये था, वो था, सारा सब आप चेक कर सकते हो, किताब में दिखा दो मेरे को निगमन, सबको मालूम है नहीं है। लेकिन ऐसे झूठ के सहारे हमारी गणित की शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बदल दी गई और हमको बताया कि वो घटिया है, मैथमेटिक्स सही है, और हमने सब मान लिया, कोई चेक नहीं किया। अरे भाई शिक्षा का मतलब क्या है? सब कुछ बोलते हैं मान लोगे आप, हर एक चीज को चेक करो। तो हमने उसको चर्च की अपनाई हुई पाठ्य पुस्तक से जोड़ दिया और हमारा उससे व्यावहारिक नुकसान होता है। और खाली उसके लिए हमारे पास पश्चिमी शब्द प्रमाण है, हर एक चीज के लिए पश्चिमी शब्द प्रमाण है, ठीक है ना। तो इतने सारे झूठों की जरूरत क्यों पड़ी? यूक्लिड था, ये था, वो था, क्योंकि सारी चर्च की सत्ता झूठ पर आधारित। खैर, एक अंतरिम सारांश आपको दे दूं, यूक्लिड एक चर्च मिथक है। उसके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है। सबूत के लिए 2 लाख का इनाम अब भी जारी है, किसी को देना है तो दे सकता है, और मैं दूंगा 2 लाख। यूक्लिड की किताब में कोई निगमन पर आधारित सबूत नहीं है। हमारी पाठ्य पुस्तक जो है सरासर झूठ बोलती है और उस झूठ के सहारे शुल्ब सूत्र की ज्यामिति को घटिया ठहराती है। तो ये दोनों बातें विद्यार्थी को मालूम होना चाहिए। सरकार चाहे कुछ भी करे, विद्यार्थी तक तो पहुंच जाना चाहिए। तो ग्रीक लोगों में निगमन था या नहीं, इस बात को अब अलग रखते हैं। निगमन का महत्व क्या है, फलसफा पे आते हैं। वो तो हो गई इतिहास की बात, अब फलसफा पे आते हैं। महत्व क्या है डिडक्शन का, मैथमेटिक्स में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उत्तम क्यों है, ये सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो निगमन शब्द का, डिडक्शन शब्द का सही अर्थ समझे। हमारी पाठ्य पुस्तक छुपाती है सही अर्थ को, झूठ बोल रही है। और वो निगमन यानी हमने उसको एक हिंदी शब्द दे दिया, हिंदी का मुखौटा पहना दिया, उससे वो विदेशी विचारधारा हमारी नहीं बन गई। तो डिडक्शन जो है सिर्फ तर्क की बात नहीं है, ये झूठी कहती है किताब। क्यों नहीं है भाई? तर्क तो हिंदुस्तानी परंपरा में भी पाया जाता है, असली अरस्तु के पहले से। नकली अरस्तु था 12वीं सदी का, वो अलग बात, तो अरबिक ग्रंथों से आया। तो आर्यभट्ट ने कहा पृथ्वी गोल है, कदम के फूल के समान। चलिए, कैसे कहा? वो क्या अंतरिक्ष में गया अंतरिक्षयान में बैठ के? बिल्कुल नहीं। उसने जाके प्रत्यक्ष नहीं देखा, उसने अनुमान लगाया। और सब उसके अनुयायी भी कहते हैं भाई दूर के झाड़ दिखते नहीं है। अब देखोगे समुद्र में जाके तो जहाज जो है क्षितिज में विलीन हो जाता है, और क्षितिज गोलाकार है, इसलिए पृथ्वी गोल है। वैसे तो पाइथागोरस प्रमेय के भी सबूत हैं, तो उनमें भी तर्क के साथ साथ प्रत्यक्ष प्रमाण का भी उपयोग होता है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अगर कोई देखना चाहेगा तो मैं बाद में बता दूं। और वही जो आपको मिलता है प्रत्यक्ष और तर्क, ये दोनों को जोड़ के, ऐसे यूक्लिड की किताब में भी सबूत वैसे ही हैं। तो हमारे इसमें खराबी क्या है? तो डिडक्शन में खराबी यह कही जाती है, पूर्व पक्ष बता रहा हूं, ये मेरा पक्ष नहीं है, पूर्व पक्ष है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में चूक हो सकती है। अब ये सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, रज्जु सर्प का न्याय है कि रस्सी को आपने सांप समझ लिया, सांप को आपने रस्सी समझ लिया। कई बार गलती होती है, अगर लाइट कम हो तो। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि उसमें चूक हो सकती है। फिर भी सारे के सारे हिंदुस्तानी फलसफे प्रत्यक्ष प्रमाण को पहला प्रमाण मानते हैं।
कोई भी ले लो आप, न्याय वैशेषिक ले लो, सांख्य योग ले लो, पूर्व मीमांसा ले लो, उत्तर मीमांसा ले लो, बौद्ध ले लो, जैन ले लो, लोकायत ले लो, सारे के सारे मत जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को पहला प्रमाण मानते हैं और अनुमान भी मानते हैं लोकायत को छोड़ के। लेकिन फिर भी हमारे विज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। और ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जैसे मैंने बताया है, ये हिंदुस्तान में ही शुरू हुआ फ्रांसिस बेकन के 2000 साल पहले, पायासी सूत्र में मिलता है दीर्घ निकाय के, उसकी नहीं बात करते। इसलिए मानते हैं कि चूक हो सकती है, लेकिन फिर भी वह सबसे विश्वसनीय प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, और इसको हम नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे अच्छा कुछ है निगमन। ठीक है ना? तो क्यों है अच्छा? ये यहां आ जाता है अंधविश्वास कि वो अचूक है, अचूक है, इनफैलिबल है। जैसे पोप इनफैलिबल है, पोप गलती नहीं कर सकता, ये भी नहीं, इसमें गलती नहीं हो सकती, इसलिए निगमन उत्तम है। ये है प्रत्यक्ष, ये है हमारा पूर्व पक्ष। और प्रत्यक्ष प्रमाण में चूक हो सकती है, इसलिए आप ये मान लो, ये कहते हैं। लेकिन इसलिए अचूक रखने के लिए मैथमेटिक्स में प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित किया जाता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा होता है फॉर्मल मैथमेटिक्स में, आप एम्पिरिकल चीज नहीं ला सकते, प्रत्यक्ष चीज नहीं ला सकते। ठीक है ना? तो मैथमेटिक्स ने हमारे सारे के सारे फलसफे को एक साथ नकार दिया, कोई भी नहीं बचा। आपस में इन्होंने बहुत झगड़े किए, न्याय वैशेषिक और बौद्ध और जैन, लेकिन एक दूसरे को मारा नहीं, खाली बहस करी। लेकिन सब में प्रत्यक्ष मंजूर है और गणित में भी प्रत्यक्ष प्रमाण मंजूर है। तो ये अंधविश्वास क्यों है? ये डिडक्शन अचूक है, निगमन अचूक है, पूरी तरह से अंधविश्वास है। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, कई गलत सबूत छप चुके हैं, कोई कमी है क्या? यूक्लिड की किताब में ही देखिए, पहला प्रमेय जो है उसका प्रमाण निगमनात्मक माना, वो गलत था। और 700 साल तक दुनिया के, ये पश्चिमी दुनिया के सभी विद्वानों ने समझा नहीं कि ये गलत है, उनकी चूक हो गई, एक की नहीं, दो की नहीं, सबके सबकी। एक दिन नहीं, रस्सी और सांप में आपको फर्क करना है तो आप डंडा मारोगे, 1 सेकंड में पता चल जाएगा रस्सी है या सांप है। 700 साल लगे, क्योंकि जो दिमागी गलती होती है वो चलते जाती है। तो सभी पश्चिमी विद्वान छोटे से छोटा सा निगमन, पहला प्रमेय, सदियों तक उसमें चूक गए। और ये चूक खाली अतीत की बात नहीं है, आप बार बार अपने सामने देख सकते हैं। शतरंज का खेल पूरी तरह से डिडक्शन पर आधारित, निगमन पर, हमारे यहां से गया लेकिन अभी डिडक्शन पर आधारित। और उसमें अगर आप कोई गलती ना करें, एकदम सही खेलते जाएं तो कभी हार नहीं सकते, ड्रॉ हो जाए। लेकिन हर एक इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान दिखा दीजिए, बड़े से बड़ा ग्रैंड मास्टर दिखा दीजिए, वह शतरंज में हर बार गलती करता है, एक बार नहीं, हर बार गलती करता है। अगर 100 में एक बार गलती नहीं करी तो बड़ा उसका लक हो गया, इसलिए वो हर बार कंप्यूटर से हारता है, हर एक बार गलती करता है। तो अचूक होना क्या, तो बार बार चूक होती है इसमें, और ये सब आपके सामने प्रत्यक्ष है। और वैसे भी बहुत सारे इसके खिलाफ चीजें बोली गई हैं। लोकायत ने कहा कि भाई अनुमान में गलती हो सकती है अगर आपकी मान्यता गलत है। तो उनकी कहानी है कि भेड़िए के पद चिन्ह किसी आदमी ने बना दिए। अब लोगों ने सोचा कि ये भेड़िया के थे, उन्होंने कहा भेड़िया आया था, और वो हंसता है उन पर, देखो कैसे मूर्ख हैं, पद चिन्ह तो मैंने बनाए, और ये सोचते हैं भेड़िए ने बनाए। तो गलत अनुमान, गलत मान्यता से चलेंगे तो गलत निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आपके गलत हैं तो उससे गलत निष्कर्ष निकलेगा। और पश्चिमी फलसफा भी मानता है इसको, लेकिन सच को छुपाने के लिए उसको रिलेटिव ट्रूथ बोलता है, सापेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य क्या चीज है? सत्य होता है, झूठ होता है, सापेक्ष सत्य क्या है? तो सापेक्ष सत्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बकवास सापेक्ष सत्य हो सकता है। और इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मेरा एक उदाहरण है कि हर एक खरगोश के 2 सींग होते हैं। लोग हंसते हैं, क्या कह रहा है आदमी? अभी मैं तो बता रहा हूं कि जो आपका निगमन है वो तो बार बार चूक करता है, तो मान्यता गलत है तो निष्कर्ष गलत होगा। मान लिए कि हर एक जानवर के 2 सींग होते हैं, गलत मान्यता है लेकिन उससे गलत निष्कर्ष निकलेगा। तो आप किसी भी गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब हम मैथमेटिक्स के एक्सियम्स को कैसे समझेंगे, जो सच है कि झूठ है? ये तो आप समझ गए, खरगोश तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो जानवर है जिसके 2 सींग नहीं है। मैथमेटिक्स में कैसे समझ में आएगा सच है कि झूठ है? तो हमें नहीं मालूम कि वो सच है कि झूठ है। क्यों नहीं मालूम है? एक उदाहरण देता हूं।
तो ज्यामिति में हिल्बर्ट की सिंथेटिक ज्योमेट्री है, उसमें पहला ये है, और जो हमारे यहाँ भी करते हैं, कि दो बिंदुओं के बीच में एक ही अदृश्य सरल रेखा होती है। देखिए याद करिए, बिंदु अदृश्य है, ये हमारी पाठ्यपुस्तक सिखाती है, और जो सरल रेखा है उसकी कोई चौड़ाई नहीं है, इसलिए वो भी अदृश्य है। चौड़ाई नहीं तो देखेंगे कैसे? तो अगर दृश्य है बिंदु, तो ये जो एक्सियम है बिल्कुल गलत है। ये देखिए दृश्य है, मैंने दो रेखा जोड़ दी, तो ये गलत है अगर दिखता है। और अगर अदृश्य है तो उसके बारे में आपको कैसे मालूम, कहां से ज्ञान होगा? आप खाली शब्द प्रमाण पर समझ सकते हैं उसको। कोई कह देगा हाँ भाई ऐसा होता है, तो आप नहीं देख सकते, आप मान लेंगे। तो अदृश्य बिंदु के समान मैथमेटिक्स के सभी एक्सियम्स, शुरुआती एक्सियम्स गैर भौतिक हैं, और गैर भौतिक के लिए सही शब्द है नॉन फिजिकल, उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल। भौतिक से ऊपर नहीं, गैर भौतिक बकवास हो रहा है। तो इसलिए उसकी सच्चाई की परीक्षा करना असंभव है। मैं आपको कुछ और उदाहरण दूंगा। तो अगर निगमन का अचूक होना अंधविश्वास है, तो फिर उससे फायदा क्या है? हमें कुछ फायदा नहीं भाई, हम तो विज्ञान के लिए करते हैं गणित, और विज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। तो ये मैथमेटिक्स भी और गणित भी अगर प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित होगा तो क्या हो गया? तो प्रत्यक्ष को वर्जित करने का कोई फायदा नहीं, हमें कोई फायदा नहीं, लेकिन चर्च को फायदा ही फायदा है, क्योंकि इसकी सारी हठ धर्मिता प्रत्यक्ष प्रमाण पर टूट जाएगी। आप प्रत्यक्ष प्रमाण मंजूर करेंगे तो सारी हठ धर्मिता टूट जाएगी, खंडन हो जाएगा। तो इसलिए चर्च ने प्रत्यक्ष को वर्जित करने का इतना गुणगान किया। हम बेवकूफ मानते हैं, पूछा ही नहीं कैसे अचूक है, हमको बताओ किस तरह से अचूक है, कैसे मालूम आपको क्या अचूक है? पूछा ही नहीं हमने कभी सवाल, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली हमको सिखाती है सवाल पूछोगे तो फेल कर देंगे। कई बार मेरे को फेल करने की कोशिश की मेरे टीचर ने, बच गया, मालूम नहीं कैसे बच गया, मिरेकल है। तो आजादी के 72 साल बाद भी हम इस अंधविश्वास को मानते चले आ रहे हैं, और हमारे सारे फलसफे के खिलाफ है, और चर्च के इस प्रचार से जूझने से डरते हैं। तो नुकसान क्या होता है कि प्रत्यक्ष को वर्जित कर देने से ही मैथमेटिक्स कठिन हो जाता है। इतना कठिन विषय क्यों मानते हैं? तो गैर भौतिक तत्व जो है मैथमेटिक्स में, गणित में नहीं मैथमेटिक्स में, वह एक और एक दो को भी बहुत कठिन बना देता है। इतना कठिन कि एक और एक दो के कारण जानना भी मुश्किल है। अब ये सामान्य तरीका क्या है, बच्चे को कैसे सिखाएंगे? ये दिखा देंगे, चित्र दिखा देंगे, भाई एक और एक दो बन गए, ठीक है, बहुत आसान है, बच्चा समझ जाता है। लेकिन आप गैर भौतिक तरीके से, फॉर्मल मैथमेटिक्स के तरीके से कैसे करेंगे? तो ये बर्ट्रांड रसेल को 378 पेज लगे। अब ये 378 पेज कोई साधारण पेज नहीं है, इसमें से आपको एक लाइन समझ में आती है क्या? और जब आपको एक लाइन समझ में नहीं आती, आपने कैसे मान लिया कि अचूक है? एक टाइपो भी नहीं हुआ 378 पेज में। ये है एक और एक दो का सबूत रसेल की किताब से, 378वां पेज। किसी के ना समझ में आएगा, आप मान लेते हैं, ये है अंधविश्वास। मान लेते हैं, आपका नुकसान होता है उससे, मान्यता से, और ये है, इसको अंधविश्वास कहते हैं, ठीक है? तो ये कोई नहीं समझ पाएगा कि इसमें चूक हुई नहीं हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम किसी, आपके कोई प्रोफेसर को नहीं मालूम। खैर, अब तक आप मेरे ख्याल से कुछ समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, कि चर्च और मजहब कैसे मैथमेटिक्स में आ जाता है, और प्रत्यक्ष को वर्जित करके, और उससे एक और एक दो होते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? समझे कि नहीं? एक और एक दो में क्या फर्क पड़ता है? तो आप क्या करें? तो अब करने के लिए पहले तो बदलाव के डर की बात कर। औपनिवेशिक शिक्षा ने हमें अंधविश्वासी और अज्ञानी बना दिया। ये एक और एक दो भी नहीं मालूम है, हम विश्वास करते हैं कि वह अचूक तरीके से किया है किसी ने निगमन में, तो अज्ञानी तो है ही। अगर एक और एक दो क्यों है नहीं मालूम, और अंधविश्वासी भी हैं। और जो अंधविश्वास और अज्ञान क्यों फैलाया जाता है, इसलिए फैलाया है शिक्षा प्रणाली ने कि लोगों को डर लगे कि हमारे समझ में नहीं आता तो हम बदलाव कैसे करेंगे, समझना जरूरी है। इसलिए तो मैं इतना टाइम ले रहा हूँ थोड़ा बहुत समझाने के लिए। तो गणित की शिक्षा बदलेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, अरे हमारा रॉकेट कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा? तो ये दो कारणों से सच नहीं है। पहला कारण है कि किसी भी, यानी सभी व्यवहारिक उपयोगिता जो है गणित की है, मजहब से मिश्रित मैथमेटिक्स की नहीं है। मेटाफिजिक्स का
व्यवहारिक प्रैक्टिकल चीज से कोई लेना देना नहीं। किराने की दुकान में जाओगे, आपको एक और एक दो का गैर भौतिक सबूत 378 पेज का नहीं है, कोई काम नहीं आएगा। और आज भी अगर चांद पर जाना है तो आपको रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करना है, उसके लिए गणित ही काम आता है, मैथमेटिक्स नहीं काम आता। तो इसलिए मैथमेटिक्स के मजहबी फलसफे को नकारने से कोई व्यवहारिक नुकसान नहीं। जो कुछ भी कंप्यूटर पे कर सकते हैं, ये सब चीजें कंप्यूटर पे होती हैं। इतने सारे सीडैक में जैसे मैंने किए, जितने भी एप्लीकेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोलते हैं, सब कंप्यूटर पे होते हैं। तो वो जैसे रियल नंबर है वो कर ही नहीं सकता कंप्यूटर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करते हैं। तो क्या ये इसमें गहराई में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि ज्यामिति को छोड़ सारा का सारा जो व्यवहारिक गणित है, यूरोप ने पहले हमसे लिया। अंक गणित से लेके अंक गणित नहीं आता था, आप बोलते हैं अरबिक न्यूमरल्स, क्यों लिया? जीरो से उनको तकलीफ हुई, इसलिए जीरो से के लिए हमको याद करते हैं। लेकिन साधारण अंक गणित से लेकर सांख्यिकी और कैलकुलस तक सब उन्होंने हमसे लिया, छुपाया, झूठ बोला। और फिर क्या किया? खैर झूठ बोला वो इतिहास की बात है, फलसफा की बात चल रही है कि हमसे लिया और चर्च के वर्चस्व के कारण उसमें उसे मजहबी मैथमेटिक्स में सम्मिलित कर लिया कि भाई जो कैलकुलस की अनंत श्रेणी होती है, इन्फिनिट सीरीज, उसको कैसे उसका योग निकाला जाए, वो भी एग्जैक्ट। तो ये बात वो नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि उनको लगा कि इसमें तो अनंत काल लग जाएगा और ये हमारे बस की बात नहीं है, सर डेकार्ट ने कहा। खैर उपनिवेशवाद के दौरान हमारे ही गणित को उनके फलसफा से जोड़कर और एक झूठे इतिहास से मिलाकर पूरा का पूरा पैकेज हमको लौटा दिया। न्यूटन ने बनाया, लाइबनिज ने कैलकुलस का की खोज किया, आविष्कार किया, तो इसके पीछे और लंबी कहानी है। तो ये हमको लौटा दिया। और हमने क्या किया, एक बार आपको शिक्षा प्रणाली में डाल देते हैं तो आपकी आदत पड़ जाती है कि चेक नहीं करना, सब चीज में विश्वास करना। आपने पढ़ा है न्यूटन का लक्षण क्या होते हैं, बकवास करता है, उसके समझ में नहीं आया। और वो लाइबनिज के बारे में कहता है कि लाइबनिज के समझ में नहीं आया, सही कहता है। तो जब उसके समझ में नहीं आया तो आविष्कार कैसे किया, उसने खोज कैसे की? तो ये इस पे और कुछ सिद्धांत है, उसमें नहीं जाता मैं। खाली हमने सब मान लिया, कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, किसी के बारे में सबूत नहीं। कहानियां है, कहानियां, कहानियां है, कहानियां, एक कहानी के साथ दूसरे कहानी से जुड़े हैं, किसी का सबूत नहीं। तो ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ करना चाहते हैं आज की तारीख में इसके बारे में, तो हमारे पास रास्ता साफ है कि शैक्षणिक प्रयोग किया हुआ है और ये साबित किया है कि कैलकुलस को आर्यभट्ट की विधि से विश्वविद्यालय में पढ़ा सकते हैं और ज्यामिति को सुलभ सूत्र की विधि से स्कूल में पढ़ाया जा सकता है और उससे बच्चों का फायदा होता है। तो कैलकुलस बहुत जरूरी है क्योंकि सारा हमारा विज्ञान, सारी हमारी टेक्नोलॉजी उस पर टिकी है। तो इस पे मैंने एक किताब तैयार करी थी, ये है किताब का नाम कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड द ट्रांसमिशन ऑफ कैलकुलस फ्रॉम इंडिया टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी। पियर्सन की किताब है, मिल रही है, PHISPC की निकाली। खैर आर्यभट्ट ने बनाया, 1000 साल में इसको आगे बढ़ाया उसके अनुयायियों ने। और 16वीं सदी में कैसे गया वो यूरोप? कोची में इनके मिशन बैठे थे, जेसुइट का कॉलेज बना हुआ था, उन्होंने इसका अनुवाद करके यूरोप भेजा। किस चीज का अनुवाद करके, ये देखिए। अब ये आपको क्या दिखता है, ये संस्कृत का श्लोक है, श्रेष्ठम नाम वरिष्ठानाम हिमाद्रि वेद भावना। ये कहाँ आ गया कैलकुलस इसमें? तो ये चीज जो है इसका उन्होंने अनुवाद किया, बताता हूँ एक। तो इसमें त्रिकोणमितीय मान, त्रिकोणमिति गलत शब्द है, वृत्तमिति होना चाहिए, लेकिन आपको ये शब्द मालूम है। मैं हर एक बार आपको कोई भी शब्द इस्तेमाल करूंगा, पहले शब्द पे एक भाषण दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो साइन वैल्यूज, ये साइन वैल्यूज कैसे हैं? ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में मिनट, सेकंड, थर्ड, कला, विकला, तत्तरा, तो एक एक जो है श्रेष्ठम नाम वरिष्ठा नाम, ये संस्कृत का शब्द, संस्कृत का फ्रेज नहीं है, ये नंबर है। और ये 3 नंबर हैं और उसके सहारे हमको साइन टेबल मिलता है। ये साइन टेबल तो आप पहचानेंगे नहीं, तो आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये कब तक है, दशमलव स्थान कितने हैं, कहाँ तक सही है, ये है टेबल। तो ये जो साइन वैल्यूज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज थे, ये बहुत एक्यूरेट। अब यूरोप में इसकी बहुत जरूरत थी
क्योंकि उनके जितने भी उनका जो सपना था कि बहुत अमीर हो जाए, बहुत गरीब था उस जमाने में ये, तो उस पे वो सब विदेश से लाते थे। तो लाने के लिए धन उनको नाविक शास्त्र जानना जरूरी था। नाविक शास्त्र के लिए ये साइन वैल्यूज की बहुत जरूरत है। सारे उनके जो नाविक शास्त्र के ग्रंथ रहते थे उनमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से किया, इसलिए ले गया। और ये बड़ी चीज हुई, 18वीं सदी तक चलती रही। और ये खाली ट्रिग्नोमेट्रिक मान नहीं, अपने पृथ्वी की त्रिज्या जानना जरूरी है। ब्रह्मगुप्त ने कहा भूव्यासस्य अज्ञानात् व्यर्थम देशांतरम, आपको लॉन्जिट्यूड चाहिए। लॉन्जिट्यूड का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, 18वीं सदी तक चलता रहा, तो वो इसलिए हुआ कि उनको भू का व्यास निकालना नहीं आता, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है। तो ऐसे कई सारी चीजें थी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन कठिनाई क्या हुई, मूल कठिनाई ये हुई कि अनंत श्रेणी का योग नहीं निकाल पाया, और हिंदुस्तानी उसकी क्या विधि है वो नहीं समझे। हिंदुस्तानी विधि जो है वो नीलकंठ के आर्यभट्टीय भाष्य में मिलती है कि ये जो गुणोत्तर श्रेणी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालता है। खैर हमने क्या किया, यानी यूरोपियन ने क्या किया, उसको लिमिट से जोड़ दिया और फॉर्मल रियल नंबर से जोड़ दिया। फॉर्मल रियल नंबर्स का हिंदी अनुवाद क्या करेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक कहती है वास्तविक संख्या, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, वो गैर वास्तविक है। इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ गैर वास्तविक वास्तविक संख्या। वैसे में बातचीत कैसे होगी हर एक शब्द में आपके दिमाग में थोड़ा सा तिकड़म कर दिया। तो ये आज 11वीं और 12वीं में पढ़ाया जाता है, ये वास्तविक संख्या क्या है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ, MSc लेवल पे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन किसी के नहीं समझ में आता है। और ये दर्शाने के लिए कि किसी को नहीं आता है, एक केप टाउन में बहस हुई थी डीकोलोनाइजेशन पे, यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में। वहां पे मैंने चैलेंज दिया था, प्रूव 1 + 1 = 2 इन फॉर्मल रियल नंबर। इसका मैं हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकता, वो ऐसा सब बोलूंगा गैर वास्तविक वास्तविक संख्या, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। रियल नंबर्स नॉट इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, जो आपने बर्ट्रांड रसल का देखा था वो नेचुरल नंबर्स के लिए था, कार्डिनल नंबर्स के लिए था। और इसको उसी के समान फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करें, यानी कि आप एक्सियोमेटिक सेट थियरी का कोई भी रिजल्ट नहीं मान सकते, करके दिखाइए। आपके प्रोफेसर को चैलेंज है, हिंदुस्तान भर के प्रोफेसर को चैलेंज है, दुनिया भर के प्रोफेसर को चैलेंज है। पूरा का पूरा लिख के दिखाइए, 1000 पन्ने लग जाएंगे, 378 पेज, बात कम है। तो ये चैलेंज, इसके लिए भी मैं इनाम कर सकता हूं, लेकिन वो नहीं होता। और आपके लिए नहीं है ये चैलेंज। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है अपना TIFR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उनके मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के लिए, ठीक है। जो मेरे दोस्त हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, तो मान लेते हैं कि हमको नहीं आता, क्योंकि उनको मालूम है क्या है एक्सियोमेटिक सेट थ्योरी, कितनी कठिनाई है, क्या है रियल नंबर्स की बात। इसको मालूम ही नहीं, वो सोचता है क्या बात है। खैर, लिमिट की कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है। ये मैंने बता दिया आपको, लिमिट के बगैर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का, ये गुणोत्तर श्रेणी का, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का उसने योग निकाला, लेकिन उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो लिमिट ही कैलकुलस को बहुत कठिन कर देता, तो समझ में नहीं आता है क्या है टेंजेंट, क्या है नहीं आता। पूछो कि टेंजेंट लाइन क्या है, जस्ट टचेस द कर्व बोलेंगे, अरे काहे का, ऐसा थोड़ी ना होती है, ये थोड़ी ना डेफिनेशन है, गलत डेफिनेशन, गलत परिभाषा है। तो आर्यभट्ट की संख्यात्मक विधि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इसको कि आज के जमाने में ऑयलर मेथड कहा जाता है, तो सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे के सारे जो बड़े चीज हैं, जो विज्ञान में, तकनीकी में, आप ऑयल निकाल रहे हो, आप स्पेस में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन पे आधारित। तो ये इसके लिए काफी है। तो वो संख्यात्मक विधि से होते हैं। अगर आपको रॉकेट भेजना है, नासा को भेजना है, हमारे इसरो को भेजना है, तो वो संख्यात्मक विधि से उसकी ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करेंगे, उस पर कुछ सबूत नहीं करेंगे, उसको ब्रह्मगुप्त के अव्यक्त गणित से जोड़ देते हैं। ये भी समझाने में कुछ थोड़ा टाइम लगेगा कि नॉन आर्किमिडियन अरिथमेटिक कहते हैं, आर्किमिडीज से कोई संबंध नहीं, वो मिथ्या है। अव्यक्त गणित जो है ब्रह्मगुप्त का, उससे जोड़ते हैं और शून्यवाद के फलसफे से जोड़ते हैं, और ये करने से हमारा जो अनंत श्रेणी है उसका मान निकल जाता है, सब कुछ हमारा हो जाता है, और भी आगे फायदे होते हैं। तो सब इतना नहीं समझा सकता, लेकिन खाली आपको ये बता दूं कि 1 दशक से दुनिया में कई जगह कैलकुलस सिखाया मैंने। तो ये शुरुआत करी 10 साल पहले, 10 साल से ज्यादा हो गए, सारनाथ में 2009 की है। तो वहां पे दिखाया कैलकुलस विदाउट लिमिट्स, मलेशिया में करी, इस पे लेख छपे हुए हैं, 4 ग्रुप के साथ करी, एक पोस्ट ग्रेजुएट ग्रुप भी था, ईरान में सिखाया,
ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में सिखाया। देखिए कितने खुश हो गए बच्चे, हमारे को कैलकुलस समझ में आ गया। एसडीटी यूनिवर्सिटी में सिखाया 2017 में, वहां पे भी बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और ये फायदा ये है कि कैलकुलस एकदम सरल हो जाता है इस विधि से करने से, और सरल होने से विद्यार्थी जो है कठिन से कठिन सवाल हल कर सकता है, क्योंकि साधारण कैलकुलस के कोर्स में नहीं सिखाए जाते हैं। ये साधारण उदाहरण दे दूं कि आप सिंपल पेंडुलम करते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट है साइंस का, उसकी थियरी नहीं निकाल सकते क्योंकि जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शंस नहीं सिखाते हैं, वो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन थोड़ी ना है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, गलत सिखाते हैं। या बैलिस्टिक्स विद, आप बोलते हैं भाई आपको फेंकना है किसी चीज को, किस एंगल पे फेंको, 45 डिग्री पे फेंको, बिल्कुल गलत बात है। तो ये सब गलत चीज सिखाते हैं क्योंकि आपको सही गणित कर नहीं पाते हैं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं देख पाते। तो ये सब होता है। ये ट्यूटोरियल शीट देख लें, ये तो बिल्कुल सरल है, पहला ट्यूटोरियल है। तो उसमें ये जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शंस आ गए हैं। अरे ये और क्यों नहीं हो रहा है, ये जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शंस आ गए हैं। ये सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अलग चीज है। तो SNX, CNX, DNX साइन कोसाइन के समान है, लेकिन DN का कुछ वो नहीं है। पेज दूसरा भी दिखा देता हूं आपको। तो ये ट्यूटोरियल है। ये सब सवाल साधारण तौर पर हम नहीं कर पाते, ये जैकोबियन एलिप्टिक फंक्शन है, तो बच्चे कर लेते हैं। और देखिए सब उसको निकाल लेते हैं, साइन और SN का क्या फर्क है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है वगैरह वगैरह। हाँ ये है लॉरेंस मॉडल वगैरह तो ठीक है। ये बैलिस्टिक्स विद एयर रेजिस्टेंस। तो इस तरह से सारी चीजें कर पाते हैं बच्चे। और इसको सिखाने के लिए शुल्ब सूत्र की ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है कि आपको समझना तो चाहिए साइन क्या है। ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं, बकवास सिखाते हैं आपको। ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज है, मैं पूछता हूँ भाई साइन ऑफ 92 डिग्रीज क्या है, उनके समझ में ही नहीं आता है, क्या गड़बड़ है। तो इस पे भी खैर शैक्षिक प्रयोग किए जा चुके हैं स्कूल में। ये नासिक का है, बच्चे देख रहे हो आप, ये चामराजनगर का है, यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। और गुंडलुपेट का है, इंदौर का है, आप देख रहे हो ये दूसरे विधि से कर रहे हैं। ये करने का तरीका अलग है शुल्ब सूत्र के आधार पर। और रज्जु गणित पर एक पाठ्य पुस्तक भी बनाई हुई है, क्योंकि स्कूल में तो पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ती है, लिखी हुई है, लेकिन अभी इसको जरा थोड़ा सा काम बाकी है। तो हमारे पारंपरिक गणित का आज की तारीख में भी महत्व है, लेकिन आर्यभट्ट के कैलकुलस का शुल्ब सूत्र की ज्यामिति को इस विधि से पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे विषय आसान हो जाता है और जो विद्यार्थी है वो कठिन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन उसको करने के पहले पूर्व पक्ष को खंडन करना जरूरी है कि मैथमेटिक्स और जिस विधि से आज की तारीख में कैलकुलस पढ़ाया जाता है वो गलत है, ये कहना जरूरी है। उसका खंडन नहीं करेंगे तब तक आपको बोलेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, ये बकवास कर रहे हो। ठीक है, तो आखिरी में सिर्फ ये कहूंगा कि आजादी चाहते हैं तो हमें खुद हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कोई आके आपको आजादी देगा, वो नहीं देगा। सरकार पे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसकी नई शिक्षा नीति जो है पिछले 7 साल से आ ही रही है, शायद उसको आने में कुछ और साल लग जाएंगे। तो और वो आएगी तो कौन लाएगा, वो विशेषज्ञों को देंगे। तो वो कौन से विशेषज्ञ होंगे जो इसी अपने वैश्विक शिक्षा से निकलेंगे। तो कम से कम आप खुद इस्तेमाल करके देख लीजिए। ये जो मैंने साउथ अफ्रीका में दिया था, यहाँ पे भी दे रहा हूँ कि एक नियमित ऑप्शनल कोर्स ही चालू कर दें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Professor. Thanks a lot. Now it's time for audience for their interactive session. So you may type some questions or queries if you want to raise any question for sir. Sir, I stuck to my time. Actually. Thank you so much, sir. Really great session. It's a wonderful session, thought-provoking ideas, nationwide, very informative session, but I couldn't find questions this time. So, question is there. Yeah, Can I ask one? Please, yes, sir. I'm just asking. Dr. it was an excellent talk, and frankly speaking, almost everything was new to me. Though I have been hearing that our Ganit was much superior to the mathematics, the Greek mathematics particularly.
One thing I want to know, you spoke about the calendar. Yeah. The Christian calendar is projected to be very systematic. The leap years are very few. Whereas if we see our calendars, our Indian calendars, then every 3 years there is an additional month. And sometimes this additional month come after 2 years. So there is no regularity in the coming up of this leap year. This is one. Second thing is that in our calendars are based on the lunar system. And in the lunar system, sometimes the number of days in a month are 29, sometimes they are 28, sometimes they are 30. And it's not constant. कि कार्तिक में हमेशा इतने होंगे या सावन में इतने होंगे, ऐसा नहीं है. ये समय समय पर बदलते रहते हैं. तो इस आधार पर मुझे लगता है कि जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो शायद प्रयोग के हिसाब से अधिक आसान है और इसीलिए शायद वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो गई. तो इस विषय में आप कुछ कहेंगे क्या? हम अपने जी बिल्कुल कहूंगा. आपकी सोच जो है माफ कीजिए गलत है. पहली बात, जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो घटिया है. आप देखिए कितने महीने के कितने दिन होते हैं. कभी फरवरी में 28 दिन होता है, कभी 29 दिन होता है, किसी महीने के 30 दिन होते हैं, किसी महीने के 31 दिन होते हैं. मैं आ रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ. ठीक है. अब ये जो है बिल्कुल नॉन सिस्टमैटिक है. इसका कारण भी मैं समझा चुका हूँ क्यों नॉन सिस्टमैटिक है. क्योंकि उनको गणित करना नहीं आता था. आपने लीप ईयर का जिक्र किया. लीप ईयर क्यों चाहिए? ऐसा क्यों नहीं कहते that the duration of the tropical year is 365.242? ऐसा क्यों नहीं कहा क्लावियस ने? ऐसा क्यों नहीं कहा पोप ग्रेगरी ने? क्योंकि उनको कहना आता नहीं था. अब लीप ईयर डालने से क्या नुकसान होता है? You cannot get the tropical year right except on a 1,000-year average, because your leap year is once in 4 years. So once in 4 years your tropical year comes. Then it is once in 100 years you remove. Yeah. Because that is wrong. That was a correction of the Gregorian reform. Then once in 1,000 years you add. So 365.241. All right. But only on a 1,000-year average. Therefore, equinox does not come on the same day every year. It's a very bad calendar. Very true. Now you are asking about our thing, intercalary months. You see, first of all, every month in the Indian calendar has always 30 tithis. It is not a lunar calendar. It's a misconception, common misconception of Western educated people. It's a lunisolar calendar. And this is the real problem with the calendar. You want to align the month with the year. And they are incommensurable. Because they are incommensurable, you are not able to align them. And that was the problem that the Gregorian calendar had, that the Roman calendar had, the Julian calendar had, and so on. So it does it very systematically. It always has 30 tithis. A tithi is a lunar day. And by definition, it is the time that it takes for the distance between the sun and moon to increase by 12 degrees. Therefore, by definition, it will always be 30 tithis. Now, there may be tithis which disappear, there may be tithis which are in excess, there may be intercalary months, but they are done very systematically. And they are very accurate. So the sidereal year, we use the sidereal year, not the tropical year. The sidereal year was stated accurately by Aryabhat long back, even at that time. When before even the Julian calendar was accepted as the Christian calendar, the 4th century. So at that time, this was known accurately. So even in those days, it was known to be a bad calendar. And today it is a very bad calendar. So I hope I have clarified that it is and all that it does is, for everything, for your date of birth, you have to say AD, BC, Anno Domini, my Lord, whose Lord? Not my Lord. Before Christ, which Christ? Christ means Savior. Why? Why are we talking about all this? It's Jesus is not a historical person. So you get tied with all these superstitions and they become primary. And you have no benefit. The major lack of benefit to the Christian calendar is, as I said, we have a problem because our economy is based on agriculture, and agriculture is monsoon driven. And to know monsoons, you must know which is the month of Sawan and Bhadon, which you find in the Indian calendar, which you don't find in the Christian calendar because they had no need for rains. Now, we cannot say that the periodicity of the monsoon is tied to the tropical year, because the tropical year defines the heat balance. Okay, it does not define the moisture balance. We are interested in the rainfall, and the moisture balance is decided by the wind regime.
And the wind regime is not decided by the heat balance. No, the hot air rises at the equator. It doesn't go to the poles. So the rotation of the earth, there's a Coriolis force, gets deflected, comes down. So there are a variety of such issues, and we need to think of our economy, and for which we need to know the rainfall correctly. We need to know, and it has worked for so long. So that, I think, is the issue, that it is a very bad calendar, 30 days, 31 days, totally unscientific. Whereas our calendar is a completely scientific calendar. And it is not linked to our economy, which requires monsoons. We have not done any simulation. It's a grand challenge problem. I hope I have explained. Thank you. Dr. Raju, there's one question for you. Last 50 years, one section of society opposing Western education. Now they are in a place of power. So what kind of positive changes you are finding in last 6 years? I'm repeating the question. Last 50 years, one section of society opposing Western education. Now they're in a place of power. So what kind of positive changes you are finding in last 6 years? Last 6 years, there's been no change. Absolutely no change. Nothing has changed. So it's no use blaming somebody else. We have to blame ourselves. We have not changed anything. I have mentioned this statement by the minister. We have not changed one line. So we have not changed anything. But the question is, it is quite right. The whole strategy of the church was elite capturing. So you capture the minds of the elite, and then you can control people. So this is what was done. This was systematically done, and they were indoctrinated, and that indoctrination crept in. But the point is, why are we finding it so difficult to change today? What is stopping us? Even to try, what is stopping us? Why are we so afraid? It's not merely a matter of the elite, something much bigger. As Macaulay said, you want it for science, our science is superior. We never examined it. We never examined the false history. Newton invented calculus. We never examined it. So there are a whole lot of things that are tied up, and we are worried. We want science and technology because you want it for the economy, you want it for a military, you want it for everything. And you are worried. Everybody in the world is worried. It's not just us. It's not our problem. Don't please think of it so locally. Decolonization is a worldwide issue. Okay, everywhere, whether if you're going to go to South Africa, go to South America, go anywhere you like, everybody wants science and technology, and they are afraid you change it, you lose track of the system. So decolonization is a global problem, but we need to understand that this is all full of superstitions, and we need to reject it, and we need to know that practical value comes from something else. So we need to demonstrate it, we need to start teaching it. That's the submission that I make. Yes, please. I'm sorry if I took so long. Yes, go ahead. So can I more ask questions I one can take. more question? Yeah, there's somebody asking a question. Yeah, That please. came on the chat. Should I read the chat or somebody's raising the Yeah, they can ask better. Hello. Okay. Hello. Okay, Dr. Yes, please. Kumar is there. Yeah. मॉर्निंग सर, बहुत ही अच्छा ऐसे आपने टॉपिक को Little louder, please. Can't hear you. सर, am I audible? हेलो. No, still louder. हेलो. हाँ, जरा जोर से बोलिए, चिल्लाइए, डायरेक्ट आवाज आ जाएगी. जी सर, पहली बात तो बहुत ही अच्छा लेक्चर लगा, और आपने ऐसे टॉपिक को आज एक उठाया है जो कि रियली बहुत दबा हुआ टॉपिक है. और मैं एक चीज़ इसमें आपसे एक बात पूछना चाहता था कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं खास तौर पे, चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, उसमें भी जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन वो पढ़ते हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे पढ़ाया जाता है वो बहुत क्लियर रहता है कि ना तो स्क्वायर फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं फास्टली. तो उनको भी जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर्स हैं वो इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं और वो वैदिक गणित से कई चीज़ें निकाल के पढ़ाते हैं उनको. तो क्या कारण है सर कि हम अपने जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स पढ़ा रहे हैं वैदिक गणित से निकाल. अच्छा, आपका पूरा सवाल तो मुझे सुनाई नहीं दिया. मैं एक दो चीज का जवाब दे देता हूँ कि आपने जो कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमारे लिए शिक्षा का अर्थ है ज्ञान नहीं है. हमको कंपटीशन पास करना है क्योंकि हमको भर्ती होना है कहीं और हमको नौकरी पाना है. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस पे डिसाइड होता है? वो आईआईटी का जो सिलेबस है उस पे डिसाइड होगा, है ना. तो आईआईटी में जब तक इस तरह का करते जाएंगे तो हम भी करते जाएंगे. ये बात
ये अपना सीपी स्नो बोल चुका है टू कल्चर्स के बारे में, कैसे कैम्ब्रिज कंट्रोल करता था सारा मैथमेटिक्स का सिलेबस। सर एक हेलो, हाँ मैं कंप्लीट कर दूं। मैं वैदिक मैथमेटिक्स के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये जो वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं ये हमारे वेद में नहीं पाया जाता, और हमें सच्चाई पे चलना जरूरी है, नहीं तो ये सब टूट जाएगा बुरी तरह से। तो और उसके कोई एडवांस चीज नहीं होती है। अभी कैलकुलस में क्या सीखते हैं, आप आईआईटी के एंट्रेंस में जाएंगे तो बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ट्रिक सीखते हैं, तो क्या फायदा होता है? तो इसका उपयोग होता है कहीं? आपको कुछ करना है तो संख्यात्मक विधि से करना है। अब वो पूरा थियरी भी नहीं सीखते हैं, खाली थोड़ी सी ट्रिक सीखते हैं। अब मैं ये दिखाता हूँ अपने कोर्स में कि उस ट्रिक का कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे स्टूडेंट ने कहा कि एक आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका सब निकाल के दे देगा, क्या करने की जरूरत है, क्यों इसको रट्टा मारने की जरूरत है, क्यों इसके ऊपर इतना तरसने की जरूरत? तो वो लड़के ने कहा मेरी इतनी जिंदगी बीत गई ये सब सीखने में, और ये ब्रह्मास्त्र है, तो आपको वो ट्रिक सीख के क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है ना, खाली ये कंपटीशन करना है और उसके लिए हमको करना है, और हम ज्ञान नहीं चाहते हैं। सब जगह कोचिंग क्लासेस में ठोक ठोक के सिखाते हैं ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, कंपटीशन पास करना है, और कंपटीशन में जो पूछते हैं वैसा करो आप। तो ये जो बात है इससे हम गुलाम हो गए हैं, क्योंकि कोई कुछ सवाल ही नहीं उठा सकता। तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। आपको नौकरी देना है तो फिर आप नौकरी लो, आप उनके गुलाम बन जाओ। क्यों आप ज्ञान के पीछे आ रहे हो? ये ज्ञान की बात हो रही है यहाँ कि आपको अगर कुछ करना है वाकई में, हाँ, आपको अगर, जैसे हमने जब कंप्यूटर बनाया तो हमको नए विधि से करना था, कोई कर ही नहीं पाया। हमने इतनी तनख्वाह देते थे, कोई मेरे को एक मैथमेटिशियन नहीं मिला सारे देश में क्योंकि ढंग से कर सकता था कुछ, पूरी उनकी मती मारी गई सबके सब। तो ये प्रॉब्लम होता है जब आप कुछ करना चाह रहे हो, आप खाली नकल करना चाहते हो, ठीक है उनकी टेक्नोलॉजी 10 साल के बाद हम ले लेंगे, खुश हो जाएंगे, ले लो आप, वो अलग बात है, ये अलग बात है। Somebody has a question. Professor Sheila Mishra is with us. She wants to raise one question. I request Professor Sheila Mishra, please raise your question. Thank you so much. Am I audible? Yes, ma'am, very much. Very clearly. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much. First of all, I would just like to pay my gratitude to Professor Raju for enlightening us on the very important subject, because my subject is statistics and I have been teaching it for the last 30 years. And yesterday we had a training program, and one of the professor, he was giving the history of statistics to all the students from all over the world, you can say, because it was through online. And then he started telling it is the Fishers who is father of statistics. And it is Mahalanobis who is father of Indian statistics. So, sir, can you do us a favor? Can you share the literature we can refer to so that we can teach our students what is correct, what is the correct history, what are the correct methodologies, what the students can do right now, because we can't go back. Whatever has been taught, nothing to be done. But what can we do as a teacher, as a student, as a fraternity, so that correct information reaches to the population? Right. So your video is off. Yes, yes, sir. Put it on. Yeah. Connectivity issue. I'm having. Okay, fine. Yes. So I would like to say, first of all, I wrote an article on this quite some time back. It is called Probability in Ancient India. It is published by this Elsevier Handbook of Philosophy of Statistics. Okay, sir. All right. So there I have pointed out that probability originated in India long back, because you have permutations, you have combinations, and you have the game of dice, which is there in the Mahabharata, and you have sampling. So there is, when you have Nal going for Damayanti Swayamvar along with Rituparna, they stop under a tree. And then Rituparna shows off his knowledge of statistics. He says there are some 2,000 so many fruits on this branch of the tree. Count it if you like. And so this is basically done by sampling theory.
Yes. And so this is all discussed there. Please take a look. But the more important issue is that the concept of Yes. probability is not understood at the current time. It is not Yes. understood correctly because what is probability? It is not relative frequency. It is the limit of relative frequency. What kind of limit? If you look at the law of large numbers, it is a probabilistic limit. So you cannot define probability without begging the question. And then if you go to the subjectivist approach and say that probability is subjective degree of belief, that is not going to apply where probability occurs in concrete problems like quantum mechanics. So it is an objective thing. And then you are left with Popper's propensity, which is just a word. That it doesn't explain anything, doesn't say anything. So my assertion is that when probability theory went from India, it was misunderstood by Fermat and Pascal. All right. And nobody could give a definition of it. Just like calculus was misunderstood, probability was also misunderstood. Therefore, we don't have a proper definition of probability. Because you want to go into limits. If you are working with finite things, no problem. Now, you asked what can be done. I designed a decolonized course on statistics also for social scientists to make it easy. Because first of all, if you know calculus, then you don't have a problem with statistics because you don't need the Lebesgue integral. So the way you would do it in say ISI and so on, everything begins with Lebesgue integral. Now somebody comes to Lebesgue integral, this is out of most social scientists, out of the reach of most social scientists. So you are able to have a decolonized statistics course. If you would like to try it, I will be happy to share it with you. All right, so that is what you can do. You can change the history and you can change the pedagogy. All right, and it is perfectly possible today, but you should have the will to do it. That's all. Yeah. Yeah, any further questions? Dr. Somebody wants to ask a question. Kamlesh Kumar Dubey. No? No? Yes. सर एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है, मैं रीड कर लूं? चैट बॉक्स में हाँ रीड कर दीजिए। जी, हमारे हिंदू कैलेंडर में कभी कोई महीना ये 2 महीने होते हैं, उन्हें शायद मलमास कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी कुछ जानकारी दीजिए। नहीं, पास समझ में नहीं आया। हमारे हिंदू कैलेंडर में कभी-कभी मेरा ये सवाल डॉक्टर राजू से है और मैंने चैट बॉक्स में लिखा था। आपने कैलेंडर्स पर बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरा बस इतना सा मैं जानना चाहती हूँ कि हिंदू कैलेंडर में कई अधिक मास आते हैं, कई बार आते हैं, तो इसका क्या कारण है, इसका पीछे क्या लॉजिक है? बहुत सिंपल लॉजिक है that the solar and the lunar cycle are not commensurable. All right, so you have to have intercalary days like a leap year, or you have to have intercalary months. There is no other way of doing it. Now, the whole point is that if you are reconciling the lunar cycle and the solar cycle, they're incommensurable. So you are going to need a complex system in order to be able to get it. Now, the question is, why are you doing it? If you are doing it in order to get the seasons right, it's not just the hot and cold season. That depends on the tropical year. If you are doing it to get the seasons right, then possibly the moon has a role to play. Because if you are talking about atmospheres, for example, look at the tidal forces of the moon. The tidal forces of the moon are much larger than those of the sun. Lunar tides, even in the sea, are much larger. In the atmosphere, they'll be much larger. Therefore, they can have an effect on the global air circulation because they'll be huge in the atmosphere. And for that, you need to know the lunar cycle. That has to be studied. And that is the issue that we are talking about. And therefore, you have to reconcile both of them and take them into account. All right, we need to have a causal explanation, not just a statistical explanation. Okay. It's a long topic. It will take a lot of work, but you need to have that. No? How do you reconcile? So you cannot reconcile the lunar cycle with the solar cycle without having intercalary days and months and so on. So we have that system. It's a good system. Okay. Dr. Dubey, you want to say something? Dr. Kamlesh Kumar Dubey is waiting for such a long time. Yeah. Something. Hello, आवाज आ रही है मैम?
हाँ जी बिल्कुल आ रही है। बहुत आ रही है। सर प्रणाम सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सर, क्योंकि मैं भी सर यहाँ यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर। तो सर जो हम लोगों की जो अभी बात जो आप लोगों ने आपने बताई सर कि यूक्लिड ज्योमेट्री जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, और जरा माइक में बोलिए प्लीज। जी सर, आवाज आई सर क्लियर? हाँ अब आ रही है। हाँ जी सर, जैसे सर अभी आपने अपने लेक्चर में सर जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में बताया, जो एनसीईआरटी की बुक्स में जो यूक्लिड ज्योमेट्री के रिगार्डिंग ये सामने आई बात कि उनकी चीजें झूठी हैं। मतलब यूक्लिडियन ज्योमेट्री वस्तुतः प्लेन ज्योमेट्री है सर, और बहुत ही पहले जब ये यूक्लिड के बहुत करीब 400 साल पहले जो बौधायन सूत्र जो है, जिसको सूर्य सूत्र जिसका उल्लेख आपने किया था सर, उसमें ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ 2 या स्क्वायरिंग ऑफ सर्किल या जो पाइथागोरियन थ्योरम का जिक्र हुआ था सर। और यदि किसी भी कारणवश जो 1600 से लेकर के और मॉडर्न एरा तक जो अंग्रेजों का आधिपत्य रहा, उसकी वजह से हम इस यूक्लिडियन ज्योमेट्री और उसके की जो चीजें, मतलब हमें एक तरह से हमें पढ़ने के लिए बाध्य किया गया, अगर हम ये सोचे तो आज के समय में जब ये बात उठ रही है सर कि ये चीजें गलत हैं, और वस्तुतः इनका जो मुख्य जो स्रोत है वो बौधायन सूत्र है, तो हम इसको करेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? क्या बाधाएं आ रही है, और क्यों नहीं हम प्रयासरत हैं कि हम अपने इस जो भी हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में ये जो गलतियां हैं इसको हम सही करें, और सही तरह से बच्चों को सही चीजें उनके सामने लेकर के आए। देखिए ऐसा है, इस पे कल परसों ही कुछ भाषण दिया, और इस पे एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है साउथ अफ्रीका में डिकोलोनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जर्नल ऑफ ब्लैक स्टडीज में। पहली बात आप ये समझिए कि खाली बौधायन करने से कुछ नहीं चलेगा। आपको पूर्व पक्ष समझना है और पूर्व पक्ष का खंडन करना है। किसी ने पूर्व पक्ष का खंडन किया? कहना है किताब का कि पाइथागोरस के प्रमेय का प्रूफ था, सबूत था, डिडक्टिव प्रूफ था। इसका खंडन किया किसी ने? इसके खंडन करने में इतना वक्त लग गया, उसमें भी कुछ पूरा समझा नहीं पाया। तो ये पहली बात है कि आप खाली कहेंगे बौधायन ने, बहुत लोगों ने किया, मिस्र में भी किया। मिस्र में इतने बड़े बड़े पिरामिड खड़े हुए, तो काहे को खाली बौधायन का नाम ले, मिस्र के लोगों का नाम क्यों ना ले? वहां पे भी वो रस्सी इस्तेमाल करते थे। इराक में भी किया, बेबीलोनियंस के पास भी है। तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, पहले तो हमको उसको अच्छे से चेक करना है। खाली हमारे पास ये था, हमारे पास ये था, हमारे, ये मैंने कहा हमारा महिमा गान ना करे। अच्छा, ये बात हो गई, उसका खंडन किया जा सकता है। मैंने किया है कि भाई अभी आपको समझाया कि यूक्लिड की किताब में भी पाइथागोरियन प्रमेय का कोई सबूत नहीं है निगमन के आधार पर, और जिस तरह का हमारा सबूत है उसी तरह का उनके पास सबूत है, क्योंकि दोनों प्रत्यक्ष और तर्क पर आधारित है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, जो मैंने जो जवाब दिया है, जो वो जर्नल ऑफ ब्लैक स्टडीज में जो आर्टिकल है उसमें भी बताया है, और कल परसों भी जो ये कहीं निट्टर में बातचीत हुई थी, संजय दीक्षित के साथ बातचीत हुई थी, बताया। तो वो साधारण सी चीज ये है कि आप बौधायन शुल्ब सूत्र को भूल जाइए। सही चीज आती है मानव शुल्ब सूत्र में, जो देखते ही नहीं, आप खाली एक कहानी को लेके बोलते जाते हैं, चेक तो करिए ना। तो मानव शुल्ब सूत्र में जो श्लोक है वो आता है, आयामम गुणम विस्तारम विस्तरेन्तु समस्य वर्गमूलम यत्तत् कर्ण तद्विदो विदु। ठीक है ना? तो आप रेक्टेंगल को लो, उसकी लेंथ को लो, लेंथ से मल्टीप्लाई करो, ब्रेथ को लो, ब्रेथ से मल्टीप्लाई करो, सबका स्क्वायर रूट लो। अभी स्क्वायर रूट की जो बात आ गई, तब आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट निकालने की ग्रीक विधि क्या थी? ही नहीं, उनके पास फ्रैक्शन नहीं था। लीप ईयर क्यों डाला? लीप ईयर इसलिए डाला कि फ्रैक्शन लिख ही नहीं सकते थे रोमन न्यूमरल में, तो खाली अपना इंटीजर लेके कैलकुलेट करते थे, इसलिए 4 साल में 1 डाल दिया। ऐसा नहीं कहा 1/4 है या 0.25 है, बोल ही नहीं पाए। तो उनके पास में जब भिन्न ही नहीं था तो वर्गमूल कैसे निकालते हो? वर्गमूल तो निकाला, जैसे आपने सही कहा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को निकाला है, उसको सविशेष कहा है। अब उसका फलसफा आ जाता है कि आप सविशेष कहते हो यानी अवशेष के साथ कहते हो, और वो जो मैथमेटिक्स एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट। सविशेष का मतलब ही इनएग्जैक्ट है। तो इनएग्जैक्टिट्यूड जो मैंने बात की, जीरोइज्म की, शून्यवाद की, उसमें इनएग्जैक्टिट्यूड को देखना है आप।
तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। इसको सबसे पहले आप ये बात रखें कि खाली हमारा ये था, हमारा ये था, हमारा ये था बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारी परंपरा है कि पूर्व पक्ष का खंडन करना चाहिए। आपने किया क्या? ठीक है, अपने बच्चों को 9th 10th वो करना बहुत जरूरी है, वो आपने नहीं किया। उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आर्यभट्टावादी क्यों करवाते हो? कुछ कोई बोल रहा है तो मैथमेटिक्स का जो फलसफा है वो जानना जरूरी है, पश्चिमी फलसफा जानना जरूरी है। आप कोई कुछ कह रहे हैं? Thank you so much, sir. It was such a wonderful interaction with you. I request our coordinator, Arvind sir, to sum up this session and give a vote of the thanks to our eminent speaker, Professor Raju. Oh my God, I have taken 2 hours, 2 hours session, huh? Ma'am, Jagdish sir, you have a question for sir. Jagdish Rai sir have a question for the sir. So Okay, I'm unmuting. I am prepared to answer. I have no problem. You are willing to give me the time. Sir, our former Vice Chancellor of this university, sir, do you want to raise any Please. question? Please.